आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट पे आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिजिक्स सेकंड के पहला लेसन का तीसरा वीडियो, जिसमें आप पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर व फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध। सबसे पहले इसमें संबंध हम दो तरह से पाएंगे, एक अवतल दर्पण के लिए और दूसरा उत्तल दर्पण के लिए। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए देख लेते हैं। अवतल दर्पण के लिए एक चित्र बनाते हैं अवतल दर्पण का। ये आपका कुछ अवतल दर्पण का चित्र है। यहां पे आपको पता है ध्रुव होगा, फोकस बिंदु, और यहां पर वक्रता केंद्र, जिसको आप कैपिटल सी से प्रदर्शित करेंगे। हम मान लेते हैं कि दर्पण के सिरों, दोनों सिरों को नाम दे देते हैं M1 M2, ये नाम दे देते हैं। एक चीज और हम जानते हैं कि P से C तक की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इस दूरी को भी अगर हमें डिनोट करना है तो इसको भी दिखा लेते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे आप कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। एक चीज और, P से F तक की दूरी फोकस दूरी, जो स्मॉल f से दिखाई जाती है। अब हम मान लेते हैं कि इस अवतल दर्पण के किसी बिंदु पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण AB जो दर्पण के B बिंदु पर आपतित हो रही है, दर्पण के B बिंदु पर आपतित हो रही है, तथा परावर्तन के पश्चात ये फोकस बिंदु से वापस चली जा रही है, फोकस बिंदु से वापस चली जा रही है। ये अब एक चीज और है, हमने पढ़ा था अभिलंब। तो अभिलंब हमने पढ़ा था दर्पण के किसी बिंदु से या दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वो कहलाती है अभिलंब उस दर्पण के लिए। तो हम मान लेते हैं ये ऐसे डॉटेड लाइन से, ये आपका अभिलंब हो गया। अब हमने पढ़ा था कि अभिलंब व आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और उसे स्मॉल आई से दिखाते हैं। तथा अभिलंब व परावर्तन किरण के बीच जो कोण बनता है, परावर्तित किरणों के बीच, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित, इसे स्मॉल आई से, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब जो भी चीजें हमने किया है इसको जान लेते हैं। सबसे पहले क्या कि कोई एक अवतल दर्पण है, उस पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई एक किरण AB आपतित हो रही थी, जो दर्पण के B बिंदु पर आपतित हुई और वहां से टकरा के फोकस बिंदु से होकर चली गई। और हमने कहा कि अभिलंब व आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या, परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम यहां लिख लेते हैं आपतन कोण, ये आपका क्या है? कोण ABC, कोण ABC। परावर्तन कोण क्या है? आप देखें यहां तो परावर्तन कोण भी आपको मिलेगा क्या? CBF, कोण CBF। अब अगर परावर्तन का दूसरा नियम आपको याद है कि नियम से, तो हम जानते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। अर्थात क्या पढ़ा था हमने कि कोण I जो है वो कोण R के बराबर होता है सदैव, हमेशा। अतः हो क्या जाएगा? होगा ये कि कोण ABC जो है वो कोण CBF के बराबर होगा। और इसको हम मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब एक चीज और है, हम कहेंगे कि चूंकि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और BC इसे काट रही है, तब ऐसी दशा में क्या होगा? तब ऐसी दशा में होगा ये कि कोण ABC जो है वह आपका इस कोण के बराबर होगा BCF के। ये दोनों एकांतर कोण होंगे।
यहां लैंग्वेज लिखना पड़ेगा आपको, क्या कि आपतित किरण AB, आपतित किरण AB मुख्य अक्ष PC के समांतर है तथा BC इन्हें काटती है, तब हम कहेंगे कि कोण ABC जो है वो बराबर है कोण CB BCF के। और इसको अगर हम समीकरण का नाम दे देते हैं कि ये समीकरण 2 है। अब हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 में बायां पक्ष बराबर है तो दाहिने को भी बराबर करा लेंगे। हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो बायां पक्ष बराबर है तो दाहिने को बराबर करा लेंगे। तो कोण CBF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण BCF। अब आप यहां से देखें, यहां आपका जो BF होगा वो CF के बराबर हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं ये है समीकरण 3, समीकरण 3 है। अब एक चीज और है कि अगर ये इसके बराबर है तो हम एक चीज और कहें कि मान लें कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो ये बिंदु B जो है वो P के अत्यंत समीप आ जाएगा। यहां लिख लेते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो बिंदु B ध्रुव P के अत्यंत समीप होगा। और ऐसी दशा में क्या होगा, तो जब ये इसके अत्यंत समीप होगा तो हम मान सकते हैं कि उस समय जो BF है वो PF के लगभग बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि तब BF बराबर PF लगभग, इसको कहेंगे समीकरण नंबर 4। अब हम देखेंगे कि समीकरण 3 और 4 का भी बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना बराबर कर लेंगे। कहेंगे समीकरण 3 व 4 से, तो क्या हो जाएगा, CF बराबर PF दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो ये CF तो ऑलरेडी है, इसमें हम जोड़ेंगे PF और इधर PF एक बार पहले से ही है, एक बार PF और जुड़ जाएगा तो 2 PF हो जाएगा। यहां आप देखें चित्र में कि CF और PF जोड़ने पर क्या मिलेगा, CF PF, ये पूरी लाइन अर्थात PC मिल जाएगी। इसको हम कह सकते हैं कि PC और इधर 2 PF। अब आप देखें कि आपको PC की वैल्यू पता है कैपिटल R है और PF की भी वैल्यू पता है वो स्मॉल f है। मान रख देते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल R और ये 2 PF की जगह पे स्मॉल f। इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुने के बराबर होती है, या अगर हम ये कहें कि यहाँ से f की वैल्यू क्या होगी, कि ये हो जाएगा R/2, अर्थात हम कहें कि दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हाँ, उत्तल दर्पण के लिए देखें, R व F में संबंध उत्तल दर्पण के लिए, इसमें भी सेम वही प्रक्रिया है जैसे पहले आपने किया था, अवतल के लिए किया था, वैसे सेम उत्तल के लिए भी करना है। बस फर्क इतना है, यहाँ उत्तल हो गया। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं यहां से प्रकाश किरण आ रही है, AB आपतित किरण जो दर्पण के B बिंदु पर जा रही है और टकरा के ऐसे वापस हो जा रही है D दिशा में। अब हम करते ये हैं कि चूंकि ये बिंदु F से आती ही प्रतीत होगी तो ऐसे हमने आती हुई दिखा लिया, और यहाँ पर हमने क्या किया कि दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाया जो अभिलंब क्रिएट कर दिया, आपका ये अभिलंब हो गया BN। अब
ये हम कहेंगे कि ये आपतित किरण यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर ही है, लेकिन आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन। यहाँ ये आई है, ये स्मॉल आर है। आपतन कोण हमने लिख लिया, परावर्तन कोण लिख लिया। अब जो परावर्तन का नियम है कि क्या कि कोण आई आर के बराबर होता, तो हम कहेंगे कोण एबीएन बराबर है किसके, कोण डीबीएन के, दोनों बराबर है, समीकरण 1। परंतु कोण डीबीएन सीबीएफ के क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। एक समीकरण यहां और भी ले लेते हैं, तब हम कहेंगे कि प्रकाश किरण AB दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर है, अतः कोण ABN जो होगा वो FCB के भी बराबर होगा, एकांतर होगा। तो ये एकांतर कोण की वजह से बराबर है। आपका ये FCB ये किसके, ABN एकांतर कोण समीकरण 3 होगा। तो अतः समीकरण 1, 2 व 3 में हम कहेंगे कुछ कॉमन है, तो लगा लिया। क्या मिला, कोण CBF बराबर क्या मिला, कोण FCB, अतः BF बराबर CF। इसको समीकरण 4। मान लेते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है तो बिंदु B वो P के समीप होगा, ये कुछ ऐसे, तो B जो है वो P के अत्यंत समीप होगा। ऐसी दशा में क्या होगा कि BF जो होगा वो PF के लगभग बराबर होगा। तब फिर हम कहेंगे कि समीकरण 4 व 5 से आप यहां देखें, यहां BF बराबर है किसके, CF के, और 5 को हमने क्या कर लिया है कि ये जो आपका BF है वो PF, CF जो है वो PF भी है लगभग, तो बराबर करा लिया। मिला क्या, CF बराबर PF। अब जो मान है वो रख देते हैं, दोनों पक्षों में पहले क्या कर लेंगे, PF जोड़ लेंगे, उसके बाद मान रख देंगे, और यहाँ आपकी जो डिस्टेंस आप बनेगी ये आपका कैपिटल R और ये स्मॉल r जोड़ लेते हैं। बाकी सेम प्रक्रिया वही है। ये आपका उत्तल दर्पण के लिए R व F में संबंध है। अब हम देखेंगे UVF में संबंध, तो यह भी दो तरह का है। यहां से आपको जो फोकस दूरी का जो सूत्र मिलेगा UVF में संबंध, या इसको U क्या है, U आपको बताया गया है कि ये वस्तु की दूरी है, V प्रतिबिंब की, और F फोकस दूरी है। तो इसमें संबंध ये भी दो है, अवतल के लिए अलग है, सॉरी दोनों एक ही है, लेकिन बस दोनों का तरीका यहाँ देखेंगे हम। अवतल दर्पण के साथ सूत्र एक ही मिलेगा, और उत्तल में कैसे मिलेगा और अवतल में। तो पहले अवतल के लिए, तो एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये दर्पण का ध्रुव है और ये है फोकस बिंदु, ये है वक्रता केंद्र। यहां पर हम कोई एक वस्तु रख लेते हैं मुख्य अक्ष पर, और वस्तु को नाम दे देते हैं AB। अब अगर किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो उससे दो किरणें निकलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दूसरा आप फोकस बिंदु से होकर गुजार दें या वक्रता केंद्र से गुजारें, लेकिन दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करेंगी, मुख्य अक्ष से उस पर लंब डाल लेंगे, उतना ही बड़ा, इतने बड़े वस्तु का, या जितना बड़ा वस्तु आपने रखा है उतने बड़े वस्तु का इमेज बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तुम देखते हैं पहली आपतित किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं जो दर्पण के D बिंदु पर पड़ी। अब आप जानते हैं कि क्या होगा, ये परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर वापस आ जाएगी, ऐसे कुछ वापस आ जाएगी। दूसरी आपतित किरण को हम मान लेते हैं कि ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, और अगर ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है आज यह भी जान लेते हैं। जैसे ये हम मान लेते हैं कोई दर्पण है और ये है उसका अभिलंब, यहां से हम कोई किरण ऐसे आपतित कराएं, और हमने पढ़ा है परावर्तन के नियम में कि ये दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर हम ये जो आपतित करा रहे हैं किरण को, इसको ऐसे धीरे धीरे
इनकी इस कोण के मान को घटाते जाए, ऐसे घटाते जाए तो ये अपने आप घटता हुआ आएगा, घटता हुआ आएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब अभिलंब से ही होकर गुजरने लगेगा तो जिधर से जा रहा है उधर ये तो जाने वाला था और ये वापस वाला, सब सारी लाइनें एक हो जाएंगी, तो उनके बीच कोई कोण रह ही नहीं जाएगा। इसी वजह से जो वक्रता केंद्र से किरण जाती है वो उसी मार्ग से वापस भी चली जाती है। अब आगे देखेंगे, यहां पर दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटी हैं, तो मुख्य अक्ष से इस पे हम लंब डाल लेंगे और इसे नाम दे देंगे ए डैश बी डैश, और ये जो है आपका क्या बन जाएगा, इस वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। अब यहां पर हम देखेंगे एक चीज और करेंगे कि बिंदु डी से मुख्य अक्ष पर ऐसे एक लंब डाल लेंगे और इसे नाम दे देंगे हम यन। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, फिलहाल हमने यहां यन नाम दिया है। अब हम देखेंगे कि यहां दो समकोण त्रिभुज, वैसे तो समकोण त्रिभुज 4 हैं, लेकिन यहां 2 दिख रहे हैं जो आपस में समरूप है। कौन सा, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये दोनों। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। समरूप है तो समरूप होने की कंडीशन क्या होगा तब अगर समरूप है, तो होगा ये कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसका मतलब क्या कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ये बराबर होगा आपका सी ए अपॉन सी ए डैश, सी ए अपॉन सी ए डैश। इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज डी एन एफ ये किसके समरूप है, ए डैश बी डैश एफ के समरूप है, अर्थात ये दोनों। तो फिर हम कहेंगे कि त्रिभुज डी एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ भी समरूप हैं, भी समरूप हैं। अतः अब यहां क्या, यहां ये बटे इसके और ये बटे इसके, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका, जैसे यहां पे था ए बी अपॉन ए डैश, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि डी एन अपॉन ए डैश बी डैश बराबर क्या था, यहां देखिए आप सी ए, तो यहां पे क्या हो जाएगा एफ एन, ये चीज हो जाएगा, और ये एफ ए डैश, ये हो जाएगा आपका एफ एन अपॉन एफ ए डैश। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, कि ये समीकरण 2 है। एक चीज और अब यहां देखते हैं, जो ये आपका बीडी आपतित किरण है वो पीसी मुख्य अक्ष के समांतर है, और हम जानते हैं कि दो समांतर किरणें वही कहलाती हैं जिनके बीच की दूरी प्रारंभ से अंत तक बराबर हो। इसका मतलब जितनी दूरी यहाँ है उतनी यहाँ भी होगी, यहाँ भी, और लास्ट तक होगी। तो जो ऊंचाई ए बी की है वही ऊंचाई आपका ये डीएन का भी होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ए बी जो है वो डीएन के बराबर है। तो यहाँ एक लाइन हम लिखेंगे, हम कहेंगे कि बीडी, या ऐसे कह लेते हैं कि आपतित किरण बीडी मुख्य अक्ष पीसी के समांतर है, अतः ए बी बराबर डीएन। तो अब डीएन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो यहां हम कहेंगे कि तब ए बी अपॉन ए डैश, तब समीकरण 2 में इसी का मान रख देते हैं, ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा एफ एन अपॉन एफ ए डैश। इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 3। हम देखेंगे कि समीकरण 1 और 3 का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना भी बराबर करा लेते हैं। तो समीकरण 1 व 3 से तो ये बराबर है, इनको भी बराबर करा लेते हैं। तो ये हो जाएगा सी ए अपॉन सी ए डैश बराबर एफ एन अपॉन एफ ए डैश।
अब एक चीज यहां और हम देखते हैं, हम कहेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो बिंदु D ध्रुव P के अत्यंत समीप होगा, अत्यंत समीप होगा, अतः हम ये कह सकते हैं, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा होगा मतलब क्या, जैसे पहले आपने देखा ये छोटा होगा, ये B कहाँ P पर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका Fn है वो, ये जो आपका Fn है वो Pf के लगभग बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि अतः Fn बराबर Pf, यहां ब्रैकेट में आप लिख लेंगे लगभग। अब यहां पे हम Fn की जगह पे क्या लिख सकते हैं, Pf लिख सकते हैं, ये हो जाएगा Ca अपॉन Ca डैश बराबर Fn की जगह पे हमें लिखना क्या है Pf और ये क्या है आपका Fa डैश। अब एक चीज और आप देखें कि Ca, सबसे पहले तो अभी ये जान लेते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, UVF में संबंध, और हमने पढ़ा है कि सारी दूरियों को, सभी समस्त दूरियों को हम कहां से मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से, और किस दिशा में, आपतित किरण के अनुदिश, इधर से इधर मापते हैं, आपतित किरण इधर से इधर जा रहे हैं, हम इसको इधर मापते हैं। अभी आप देखें तो ये ध्रुव P से C तक की दूरी, ये है आपकी वक्रता त्रिज्या, इसे आप कैपिटल R से दिखाते हैं, और ये आपका स्मॉल f है, और वस्तु जहां कहीं रखा होता है वस्तु की दूरी वो क्या होती है u, प्रतिबिंब जहां कहीं बना होगा प्रतिबिंब की दूरी v होती है। सारी चीजों को आपने दिखा लिया। अब आपके पास जो मान पता है वो Pf का, Pa डैश का, Pc का और Pa का। आप देखें यहाँ Ca है, Ca का मान आपको नहीं पता है, Ca इतनी दूरी नहीं पता है कितना है, तो हम एक काम करते हैं, अगर हम इस पूरे में से इतना घटा लें, Pa में से, पूरे में से इतना घटा लें, तो ये तो अपने आप पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। तो हम इसको तोड़ के लिख लेते हैं, कैसे, Pa माइनस Pc बटे Ca डैश, Ca डैश ये दूरी भी नहीं पता है, लेकिन अगर हम पूरे में से इतना घटा लेंगे तो ये पता चल जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि Pc माइनस कितना, Pa डैश बराबर Pf की वैल्यू आपको पता है कि ये स्मॉल f है, तो इसको कुछ नहीं करते हैं, ये नीचे फिर क्या है, नीचे बटे में है Fa डैश ये भी नहीं पता है, लेकिन अगर हम Pf में से, सॉरी Pa डैश में से इतना घटा लें तो हमें जो है Fa डैश मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि Pa डैश माइनस Pf। अब आप देखें यहाँ सारी वैल्यू आपको पता है, और अगर ये सारी दूरियां इधर से इधर मापी गई हैं तो जाहिर है आपतित किरण के अनुदिश मापी गई हैं, तो इधर सब की सब क्या होंगी, विपरीत दिशा है, तो ऋणात्मक, जैसे हमने बताया था संख्या रेखा पर, ऐसा कुछ आपको बताया था कि अगर ये इधर और इधर मिलेगा तो धनात्मक होगा, इधर मिलेगा या नीचे मिलेगा इसके पहले वीडियो में, तो ये ऋणात्मक होगा। तो दूरी तो हम इधर माप रहे हैं, ये कुछ अगर अपनी लाइन हो रही है तो इधर माप रहे हैं तो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो चलिए सबका मान रख लेते हैं। Pa क्या है, वस्तु की दूरी, Pa u है, और चूंकि ये इधर है आपतित किरण के अनुदिश, ये ऋणात्मक हो जाएगी, बीच में माइनस ऑलरेडी है, लगा लेते हैं। Pc है कैपिटल R, तो यहाँ पे हम कैपिटल R लिख लेते हैं, और यह भी माइनस का ही होगा, इसके बटे Pc, फिर Pc, यह भी माइनस R होगा, फिर बीच में माइनस है, Pa डैश ये क्या है, V है, और V भी आपका माइनस का होगा, बीच में बराबर है, लगा दिया। Pf भी इधर मापा गया है, तो ये भी माइनस स्मॉल f हो जाएगा, इतना ही है। Pa डैश
माइनस वी, बीच में माइनस है लगा लिया, और उसके बाद क्या है पी एफ, तो ये भी हो जाएगा माइनस एफ। अब आप देखें, अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि आर जो है वो 2f के बराबर भी होता है, तो जहां जहां आर है वहां 2f आप लिख सकते हैं, और ये माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस और ये प्लस, इसका मान भी यही पे हम रख दे रहे हैं क्योंकि आर 2f के भी बराबर है, अभी आपने पढ़ा है, बटे माइनस 2f और प्लस v बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस वी और ये प्लस एफ। अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करा लेते हैं, तो v को उठाएंगे इसमें कराएंगे तो ये दोनों ऋण ऋण का है, धन हो जाएगा यू वी माइनस 2f v, अब f को माइनस एफ यू, फिर प्लस 2f स्क्वायर, बीच में बराबर है लगा लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर और ये माइनस एफ वी। अब आप यहाँ देखें तो इधर f स्क्वायर पॉजिटिव, 2f स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव कट जाएगा। अब हम करते क्या है कि ये जितने निगेटिव हैं इनको हम उधर भेज देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये हो जाएगा यू वी इज इक्वल टू, ये इधर गया तो 2f v और एक f v इधर माइनस का है तो एक f और v, और ये f u इधर निगेटिव था इधर जा करके f u पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये घट जाएगा, ये दो बार है ये एक बार है, घट जाएगा, बचेगा क्या u v माइनस f v प्लस f u। अब हम कहते हैं कि दोनों पक्षों में u v f से भाग देने पर, अब दोनों पक्षों में u v f से भाग दे लेते हैं। अब यहाँ कुछ देख लेते हैं, तो इधर क्या है बेटा आपका, इधर है u v, इसके बटे में हो जाएगा u v f बराबर, यहाँ क्या है f v है, इधर भी u v f, बीच में प्लस है प्लस लगा लिया, फिर क्या है f u है, यहाँ भी u v f। अब काट लेते हैं, u से u कट जाएगा, v से v कट जाएगा, यहाँ f से f कट जाएगा, v से v कट जाएगा, यहाँ f से f और u से u, बचा क्या 1/f बराबर 1/u धन 1/v। ये है आपका u v f में संबंध। हाँ, उत्तल के लिए देखें बेटा, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण, सबसे पहले यहाँ एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। इधर कलई किया गया है तो परावर्तक तल इधर है, इसके सामने एक वस्तु हम रखेंगे ए बी। अब जैसे हमने अवतल में किया था सेम वही कंडीशन, क्या कि पहले एक आपतित किरण दिखाएंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अब ये यहां से टकराएगी दर्पण के डी बिंदु पर और टकरा के ऐसे वापस निकल जाएगी, और दूसरी आपतित किरण को हम वक्रता केंद्र से आता, अब ये जो निकल के जा रही है ये फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। फर्क इतना है, इसमें अवतल में क्या होगा कि किरणें जाएंगी और टकरा के वापस चली जाएंगी, एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेद करेंगी वहां पर उसका इमेज बन जाएगा। तो वहां पे जाती थी, यहाँ पे आती हुई प्रतीत होती है, तो ये यफ से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरा जो वक्रता केंद्र से कुछ आ रही होगी, अब आप देखें यहाँ ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं दर्पण के पीछे, तो ये यहां पे, तो इस वस्तु का यहां प्रतिबिंब, इसको हम मुख्य अक्ष से लंब डाल देंगे, यहां पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा a डैश b डैश, जैसे उसमें किया था त्रिभुज ABC और कौन सा समरूप था a डैश b डैश c, वैसे त्रिभुज ABC a डैश b डैश c, वही काम AB बटे a डैश b डैश बराबर AC, बस इतना वहां CA था, क्योंकि वहां पर हमें P से ही सारी चीजों को मापना है, तो P से हम इधर चलेंगे तो ये a डैश या AC ऐसे इधर से हो जाएगी, या a डैश C या जो भी मिलेगा आपको a डैश C। तो इधर से इधर, चूंकि किरणें इधर आ रही हैं तो इसके अब ये माप लेंगे, और उसके बाद क्या, फिर अगला जैसे ये दूसरा वाला, ये एक त्रिभुज है DNF और क्या
और ए डैश बी डैश एफ। अब इसको भी मान लेंगे। अब आप कहेंगे कि आपतित किरण बीडी मुख्य अक्ष पीसी के समांतर है, अतः एबी जो होगा वो डीएन के बराबर होगा। तब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, एन एफ अपॉन ए डैश एफ। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 1 और 3 से तुलना कर लेंगे और फिर हम कहेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो डी बिंदु कहां पर होगा, वो होगा ध्रुव P के अत्यंत समीप। अतः NF बराबर किसके हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर। फिर यहां मान रख देते हैं। बस देखना यह है कि ये जो संख्या रेखा या जो एक्सिस हमने बताया था, अब यहां पर आप देखें P से ही आपको दूरियों को मापना है। तो अभी तो सारी दूरियां आपको इधर मिल रही हैं। तो हमने कहा था जब दाहिने मिले या ऊपर मिले तब ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे, वो P से इधर PA, एक चीज आपको ये ऋणात्मक मिलेगा। तो उत्तल दर्पण के लिए केवल वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, बाकी सारी चीजें धनात्मक होती हैं। अब यहां पर मान रख लेते हैं। पहले तो इसको तोड़ लेंगे। ये हो जाएगा PC अपॉन PC प्लस PA अपॉन में PC माइनस PA डैश, और ये PF A डैश F को भी हम तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये PF माइनस PA डैश। सबकी वैल्यू रख लेंगे और उसके बाद जो वहां पे किया था हमने कि दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर यहां भी UVF में भाग दे देंगे और आंसर हमको मिल जाएगा क्या, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। हाँ देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। तुम कहेंगे कि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं। ये आपको बताया गया है, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, इसको आप कैपिटल I से, दूरी नहीं है ये लंबाई है, ध्यान देंगे। वस्तु की लंबाई, इसको कैपिटल O से। तो कहा ये कि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल I अपॉन कैपिटल O। और अगर इसे अगर हम U और V के टर्म में पढ़ेंगे तो ये निगेटिव लग जाता है। बस ये आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। और अब हम आंकिक प्रश्न कुछ पढ़ेंगे।